आईटीआर रिफंड कितने टाइम में आएगा, इसका इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को इसके लिए देख रहे हैं तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। लेकिन आईटीआर रिफंड तक पहुंचने के लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आईटीआर रिफंड के लिए आपका आईटीआर का प्रोसेस होना कंपलसरी है। अब प्रोसेस होने के लिए इनकम टैक्स लॉ के अंदर टाइम पीरियड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2024 की जो आईटीआर प्रोसेस करनी है, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास में टाइमलाइन है कि वो उसको 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस कर सकता है एज पर इनकम टैक्स लॉ। अब ये 31 दिसंबर 2025 कैसे कैलकुलेट होती है, तो इसके लिए हम 31 मार्च 2024 की रिटर्न, उसकी ड्यू डेट है जुलाई 2024। जुलाई 2024 का फाइनेंशियल ईयर है 24-25। 24-25 के फाइनेंशियल ईयर के साथ में 9 महीने का टाइम और मिलता है इनकम टैक्स ऑफिसर को इस रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आईटीआर इनकम टैक्स पोर्टल ने अपने पोर्टल को थोड़ा ऑटोमेट कर दिया है, सो हमारा जो रिटर्न प्रोसेस का टाइम है वो इतना नहीं जाता है और रिटर्न हमारी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, लो में दिसंबर 2025 टाइमलाइन है फॉर 31 मार्च 2024 को। अब प्रोसेस होती है तो ये हमें पता कैसे चलता है, उसके लिए 143(1) का एक इंटीमेशन आपके पास आता है ईमेल पर, मोबाइल पर, या आप उसको देख सकते हैं इनकम टैक्स साइट की पोर्टल पे फाइल रिटर्न में। ये कैसे देख सकते हैं, तो ये आपको सिंपली यहाँ पर आपको इनकम टैक्स में लॉगिन करने के बाद में ई फाइल का जो ऑप्शन मिल रहा है, व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आईटीआर फाइल कब हुई, फिर पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई हुई, अंडर प्रोसेस, प्रोसेस विद रिफंड और रिफंड क्रेडिटेड। तो यहाँ पर अगर आपकी रिटर्न फाइल आपने करी है और कोई नोटिस भी आता है तो वो नोटिस भी यहाँ पर आप देख सकते हो, या अगर कोई नोटिस आपको देखना है तो पेंडिंग ऑप्शन में वर्क लिस्ट में जाकर या रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाकर देख सकते हो। अब हम चलते हैं वापस से अपने प्रोसेस की साइड में। फ्रेंड्स, 143(1) का नोटिस 3 कलर में आता है, ग्रीन, ब्लू, रेड। ग्रीन का मतलब रिफंड आ गया, ब्लू का मतलब नो रिफंड, नो डिमांड, रेड का मतलब डिमांड। पूरी कैलकुलेशन दी हुई होती है कि आपने आईटीआर भरते हुए क्या डिडक्शन क्लेम की, क्या एग्जम्पशन क्लेम की, क्या सैलरी इनकम दिखाई, क्या आपकी अदर सोर्सेज की इनकम थी। सेम डिपार्टमेंट अपना कैलकुलेशन बताता है और जहाँ मिसमैच होता है उसके बेसिस पर आपको या तो रिफंड कम मिलता है या रिफंड नहीं मिलता है या डिमांड रेज होती है। तो 143(1) की इंटीमेशन हमेशा चेक कीजिए। ऐसा नहीं कि ग्रीन में आ गया, आपने क्लेम किया था रिफंड 50,000 और असेसिंग ऑफिसर ने अप्रूव किया 30,000, 20,000 का कहाँ गैप है। अगर असेसिंग ऑफिसर ने कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक की है तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आईटीआर प्रोसेस तक पहुंचने के लिए अब हमको करना पड़ता है आईटीआर वेरिफिकेशन। अब आईटीआर वेरिफिकेशन होता है आपका आधार ओटीपी से, नेट बैंकिंग के ओटीपी से, या फिजिकल कॉपी भी आप डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हो। फिजिकल कॉपी को अब मैं बोलता हूँ कि इररिलेवेंट हो गया है। आधार ओटीपी सबसे मोस्ट फेमस जो है सोर्स है कि आप आपके आईटीआर को वेरिफिकेशन करें। आईटीआर वेरिफिकेशन करने के लिए आपको आईटीआर सबमिट करना पड़ता है या फाइल करना पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आईटीआर के कुछ वैलिडेशंस होते हैं, जो वैलिडेशन हमको कंप्लीटली रिमूव करने पड़ते हैं। अगर वैलिडेशन है, वैलिडेशन में कुछ एरर है तो आईटीआर आप फाइल या सबमिट नहीं कर सकते हैं। आईटीआर वैलिडेशन में जो भी एरर आता है आप उस पर क्लिक कीजिए, वो करस्पॉन्डिंग आईटीआर के डेटा में आपको लेके जाएगा। मोस्टली इसमें एग्जम्प्ट इनकम का एक एरर तो मैंने देखा ही है, उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जम्प्ट इनकम के उस डेटा फील्ड में लेके जाएगा, वहाँ पे आपको सिंपली वो डिलीट करना है। एक नया एरर जो मैं फेस कर रहा हूँ वो है कि आपका पिन कोड नहीं डाला है या एरिया कोड नहीं डाला है, सो वो भी आप क्लिक करेंगे तो वो पिन कोड और एरिया कोड के डेटा फील्ड में लेके जाएगा, वहाँ पर आपको उसको भरना है, सेव करना है और फिर देन आपको आईटीआर के प्रोसेस करना है। आईटीआर वैलिडेशन तक पहुंचने के लिए अब हमें आईटीआर में डेटा फिल करना है। डेटा फिल करने के लिए अभी हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो आईटीआर में डेटा फिल कर रहे हैं उसके लिए जो फॉर्म सिलेक्शन हुआ है वो करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसमें आती है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन आती है आपकी बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट ही आपके रिफंड वाले प्रोसेस से लिंकिंग है। आप जब भी बेसिक इन्फॉर्मेशन में बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर रिफंड के लिए तो देख लीजिए कि वो बैंक अकाउंट एलिजिबल फॉर रिफंड है या नहीं है। उसका एफएससी कोड चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है एफएससी कोड बदल गया है और आपने ओल्ड वाला एफएससी कोड डाल रखा है। बैंक में जो नाम है वो पैन नंबर के नाम से मैच होना चाहिए। बैंक में जो डेट ऑफ बर्थ है वो पैन के डेट ऑफ बर्थ से मैच होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया है जिनको आपको चेक कर लेना चाहिए सो दैट कि जब डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड इशू किया गया है तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए।
जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट है वो सारे एक्टिव बैंक अकाउंट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में डालना है एज पर न्यू इनकम टैक्स रूल। फ्रेंड, इसी के साथ साथ इसी बेसिक इन्फॉर्मेशन में ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम का एक कॉलम आएगा जहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम सेलेक्ट होगा। अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो आपको वो ऑप्शन डी सेलेक्ट करना पड़ेगा और न्यू रिजिम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ओल्ड रिज्यूम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब आप ओल्ड रिज्यूम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तभी आपको डिडक्शन की जो डेटा फील्ड है वो ओपन होंगे और उसमें आप डिडक्शन अमाउंट डालेंगे। इसी के साथ साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, क्योंकि जो 143 का नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ वो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ही आते हैं, तो वो अगर एक्टिव है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है। अब हमने जब हम इनकम टैक्स में आईटीआर चूज कर लिया, जब बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली, अब बारी आती है कि हम उसमें अपना इनकम दिखा रहे हैं, सैलरी की, अपनी अदर सोर्सेज की इनकम दिखा रहे हैं, अपना टीडीएस अमाउंट मेंशन कर रहे हैं और उसके बाद में टीडीएस की लायबिलिटी आती है, टैक्स की लायबिलिटी आती है। ये सब इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए 26 को। ये एक्सेल में भी डाउनलोड होता है, कैसे एक्सेल में डाउनलोड होता है ये मैंने बता रखा है वीडियो में। एआईएस टीआईएस को चेक कर लीजिए, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है, एक तो शेयर परचेज सेल और एक प्रॉपर्टी सेल। ध्यान रखिए, अगर ये दोनों इनकम आपके एआईएस टीआईएस में दिख रही है, इनकम नहीं बोलूंगा मैं, ट्रांजैक्शन अगर एआईएस टीआईएस में दिख रहा है तो आईटीआर 1 फाइल करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए आईटीआर 2 या अदर आईटीआर जो है वो एप्लीकेबल हो चुकी है, आईटीआर 1 से आपका काम नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक चीजें थी जिसको मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि रिफंड स्टेटस को चेक कैसे किया जा सकता है। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्विसेज का ऑप्शन देगा, यहाँ पर नो योर रिफंड स्टेटस है। इसमें आपको बस सिंपली असेसमेंट ईयर रिटर्न फाइल करने के बाद में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद में ये आपको वो बता देगा कि उसका रिफंड का स्टेटस क्या है, यहाँ पर आकर नीचे सबमिट करना है। सर्विसेज टैब अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ये टैक्स क्रेडिट मिसमैच, मतलब कि आपने जो 26A में टीडीएस दिखाया और इनकम टैक्स में रिटर्न में जो टीडीएस दिखाया उन दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ से देख सकते हैं। रेक्टिफिकेशन अगर आपको करना है तो यहाँ कर सकते हैं। रिफंड री इशू, मतलब कि आपने आईटीआर फाइल करते समय गलत बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया तो और आपका रिफंड रिजेक्ट हो रहा है, तो रिफंड री इशू की जो रिफंड री इशू की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से डायरेक्टली फिल की जा सकती है। चालान करेक्शन, चालान करते समय अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो उसका भी करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो ग्रीवेंस में जाके सबमिट ग्रीवेंस के अंदर आप जो है ग्रीवेंस अपनी फाइल कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया क्लियर कट, आईटीआर इनकम टैक्स रिफंड की कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अभी इनकम टैक्स पोर्टल फास्ट हो चुका है तो कुछ रिफंड जो है 24 घंटे में भी आ जाते हैं और कुछ रिफंड को 1 महीना भी लगता है। सब डिपेंड करता है आईटीआर प्रोसेस होने के लिए और उस आईटीआर प्रोसेस की टाइम लिमिट जो है इनकम टैक्स लॉ में दी हुई है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।